जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएसपी ऑनलाइन स्टडी। आज जो है आपसे हम चर्चा करने वाले हैं अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। ये पूरा ही चैप्टर हम प्रयास करेंगे कि आपको एक ही वीडियो में समझा दिया जाए, सारे टॉपिक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया जाए। तो बात करते हैं हम अल्टरनेटिंग करंट की। तो हमारा टॉपिक क्या है आज का? अल्टरनेटिंग करंट, फिज़िक्स का मोस्ट वांटेड चैप्टर। इसमें आपको बताया जाएगा ये डिफरेंट कैसे है डीसी करंट से। डीसी करंट में क्या होता है कि जब करंट चलती है तो कोई ओमेगा लेकर के नहीं चलती, मतलब वो एक स्ट्रेट लाइन में चलती है इस तरीके से। जबकि जो अल्टरनेटिंग करंट होती है वो आराम से लहरें खाते हुए चलती है। मतलब इसमें क्या होता है, थीटा क्रिएट होता है। थीटा क्रिएट होता है मतलब वो एंगुलर वेलोसिटी के साथ में चलते हैं और वो समय के साथ में अपनी पोजीशन को बदलते रहते हैं, अपने करंट को, अपने वोल्टेज को क्या करते हैं, बदलते रहते हैं। तो जैसे मान लेते हैं ये एक वोल्टेज का है, तो यहाँ पर ये जो चल रहे हैं ये वोल्टेज के हिसाब से चल रहे हैं यहाँ पर। तो इसमें जो है आपको इस तरीके से, तो यहाँ से जो इक्वेशन लिखी जाती है, मान लो करंट का, अगर ये इक्वेशन करंट में जो ये चल रही है तो इसको हम लिखेंगे I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पर जो आई नॉट है वो पीक वैल्यू ऑफ करंट, और अगर यहाँ पर V होता तो इक्वेशन बनती V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पर ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, और ओमेगा का फार्मूला होता है 2 पाई टी। यहाँ से टाइम पीरियड का फार्मूला निकल के आता है T बराबर 2 पाई ओमेगा। टाइम पीरियड क्या होता है कि एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना समय लगता है वह उसका टाइम पीरियड कहलाता है। ठीक है, यहीं पर एक छोटी सी बात आती है फ्रीक्वेंसी की। तो एक सेकेंड के अंदर जितने वो साइकिल कंप्लीट कर लेता है वह उसका क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी कहलाता है। तो ये 1/t हो जाता है। तो हम अगर t की वैल्यू यहाँ पर रखें तो 1/t की जगह पर क्या रखेंगे, 2 पाई बाई ओमेगा। तो ये आपका ओमेगा अपॉन 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये जो होता है आप पढ़ के आए 9th में, ये एम्पलीट्यूड होता है, और यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है वहीं आपकी पीक वैल्यू है। पीक वैल्यू अगर वो वोल्टेज का है तो पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज हो जाएगा, V नॉट हो जाएगा। अगर वो करंट है तो वो पीक वैल्यू ऑफ करंट हो जाएगा। जहाँ तक बातें क्या हो जाती हैं, क्लियर हो जाती हैं। आपके घरों में जो बहने वाली करंट है वो आपकी अल्टरनेटिंग करंट है, एसी करंट है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम जो अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो मीन वैल्यू ऑफ करंट पढ़ेंगे। मीन वैल्यू ऑफ करंट। तो मीन वैल्यू ऑफ करंट जो होगा वो दो टाइप से हम सॉल्व करेंगे। एक कंप्लीट साइकिल के लिए, मतलब 1 कंप्लीट साइकिल के लिए, और दूसरा जो होगा हाफ कंप्लीट साइकिल के लिए। तो आई मीन का जो फार्मूला होता है वो इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी अपॉन टी। क्योंकि हम कंप्लीट साइकिल, देखिए कंप्लीट साइकिल कब होगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक चलने में। क्योंकि ये जो होता है वो t/4 हो जाएगा, ये जो होगा वो t/2 हो जाएगा। हाफ डिस्टेंस ये उसके हाफ के आधी, तो ये 3t/4 हो जाएगा। अभी हम किसके लिए निकाल रहे हैं, t। तो यहाँ से यहाँ तक के लिए जो पूरा टाइम हो जाता है वो क्या हो जाता है, t हो जाता है। तो जब हम मीन वैल्यू निकालते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम उसके लिए टोटल टाइम के लिए हम करंट निकालने जा रहे हैं कितनी होगी। तो इसके लिए ये फार्मूला लगेगा, इतना आप यह समझ लिए, याद कर लीजिएगा। तो I बराबर होता क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। 1/t बाहर कर लिया जाए तो 0 से t, I की वैल्यू क्या रख देंगे, आई नॉट साइन ओमेगा टी एंड डी टी। आई नॉट बाहर कर लिया जाए तो आई नॉट अपॉन टी इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t साइन ओमेगा टी। अब साइन ओमेगा टी का जब हम इंटीग्रेशन करने वाले हैं तो वो हो जाएगा माइनस का कॉस ओमेगा टी अपॉन में ओमेगा। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है, जब हम इंटीग्रेशन कराते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ में जो भी मल्टीपल होते हैं वो इंटीग्रेशन होने के बाद में वो डिवाइड में आ जाते हैं इंटीग्रेशन में, और जब डिफरेंशिएट कराते हैं तो वो चीज़ मल्टीप्लाई में आ जाती हैं। ठीक,
आगे कहानी देखें क्या हो जाती है। आई नॉट अपॉन में टी माइनस बाहर कर लो तो कॉस ओमेगा टी 0 से टी, तो आई नॉट अपॉन टी वैल्यू अप्लाई कर दिया जाए तो अपर लिमिट कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस 0, क्योंकि 0 आई नॉट अपॉन टी, तो कॉस ओमेगा टी, हम कॉस ओमेगा टी को ओपन कर लें तो 2 पाई बाई ओमेगा, कॉस 0 का वैल्यू 1 माइनस यहाँ है तो है आई नॉट अपॉन टी, तो ओमेगा ओमेगा कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा कॉस 2 पाई माइनस 1 आई नॉट अपॉन टी। कॉस 2 पाई का जो वैल्यू होता है मतलब कॉस 360 वो होता है 1 माइनस 1, कितना हो गया 0 हो गया। मतलब 1 साइकिल के लिए जो आई मीन की वैल्यू होती है वो क्या होती है 0। यहाँ से भी देख सकते हैं, देखिए ये जो चला है वो पॉजिटिव एक्सिस में गया है और ये उतना ही नेगेटिव एक्सिस में गया। अगर हम यहाँ पर टोटल निकालें तो प्लस और माइनस होने के कारण ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमें ये पता चला कि जब हम कंप्लीट साइकिल के लिए मीन वैल्यू ऑफ करंट निकालते हैं अल्टरनेटिंग करंट, तो वहाँ पर आपका जो करंट होता है वो कितना होता है 0 होता है। तो अब हम क्या करेंगे हाफ साइकिल के लिए निकालेंगे, तो इसमें हम कोई डेरिवेशन इसी में ही थोड़े चेंजेस कर देंगे और वैल्यू हो जाएंगी। देख लीजिएगा ध्यान से, हाफ साइकिल, तो हाफ साइकिल में क्या होगा ये t/2 हो जाएगा, ये भी t/2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ t/2 t/2 t/2, यहाँ पर 2 वो उसको पूछ अपना रोक करके लिख लीजिएगा अगर इच्छा हो, नहीं तो कोई बात नहीं। यहाँ पर भी क्या चलेगा 2, यहाँ पर भी 2, ये भी 2, यहाँ पर क्या था t/2, तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2 और यहाँ क्या बनाएगा 4 पाई, ठीक है। और ये माइनस तो चल ही रहा है बाहर, माइनस चल रहा है और cos 4 पाई की जो वैल्यू होती है -1 होती है, ठीक है। तो -1 होने के कारण ये माइनस माइनस ये बन जाएगा 2, ठीक। ये t/, यहाँ का ओमेगा भी तो बाहर लेना पड़ेगा, तो ये ले लो बाहर, ये ले लो बाहर, इनको भी ले लो बाहर। यहाँ पर यहीं से आया, हाँ यहाँ से हो गया था इंटीग्रेशन, इनको भी ले लो बाहर और 2 कहाँ पर जाएगा यहाँ पर। अब हम 2 यहाँ पर है, t को हम क्या लिख सकते हैं 2 पाई बाई ओमेगा और एक ओमेगा कहाँ पर है यहाँ पर, ये देखो कट गया 2 कट गया। तो क्या बिना हमको मिला प्लस का 2i0 अपॉन में पाई। भाई देख लो उसमें कोई दिक्कत थोड़े है, यहाँ तक कुछ चीज़ें सेम है। यहाँ पर ये ओमेगा इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा, मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर जब हम वैल्यू रखेंगे तो t/2 मतलब अपॉन में 2 रहेगा, वो मल्टीप्लाई में 4 पाई कर देगा, 4 पाई की वैल्यू -1 कट गया ये ठीक। तो इनको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 0.637 I0। ये जो 0.637 का वैल्यू है वो आया है हमारा 2/पाई को सॉल्व करने के बाद। तो यहाँ पर हमें एक वैल्यू मिलेगी क्योंकि हाफ साइकिल में कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी मीन वैल्यू की, क्योंकि यहाँ थोड़े कट हो रहा है प्लस माइनस से, ठीक है। तो ये हमारे 2 डेरिवेशन जो बहुत से हल्के में हो गए हैं और इसको आप लिख लीजिएगा कॉपी पे मन हो तो अब हम चलेंगे अगले टॉपिक की तरफ जिसमें होगी RMS वैल्यू ऑफ करंट। हेडिंग क्या होगा RMS वैल्यू ऑफ करंट। RMS वैल्यू ऑफ करंट का मतलब रूट मीन स्क्वायर, हिंदी में बोलते हैं वर्ग माध्य मूल मान किसका, प्रत्यावर्ती धारा। इसको हिंदी में बोल देते हैं प्रत्यावर्ती धारा। तो जैसे आई मीन में जो वैल्यू हुआ करती थी आई एम में हम क्या लिखते थे, आई मीन का एक बार थोड़ा रिमाइंड करा दें, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t i dt अपॉन में t। यहाँ पर भी कंप्लीट साइकिल के लिए ही वैल्यू निकलेंगी।
अब क्या हो जाएगा, IRMS का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 से t, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। बस इतनी कहानी हमें याद रखनी है। उसके बाद तो डेरिवेशन होना है। I बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, I नॉट साइन ओमेगा t रखा जाए तो क्या बनेगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t I नॉट साइन ओमेगा t एंड dt। यहाँ पर क्या चलेगा, स्क्वायर, यहाँ पर भी क्या होगा, स्क्वायर, अपॉन में क्या है, t, बाहर क्या लिया जाए, इनको निकाला जाए, I नॉट स्क्वायर अपॉन में t इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा t एंड dt। अब साइन स्क्वायर t का इंटीग्रेशन होता ही नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। देख लीजिए, एक फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में, cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इनको इधर ले आओ, 1 माइनस cos 2 थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन में 2। इसकी अब इसको ऐसे मान लो थीटा है तो यहाँ पर क्या है, ओमेगा टी, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी अपॉन में 2। ये यहाँ पर क्या हो जाएंगे, पुट कर दिए जाएंगे। चलिए पुट कर लेते हैं। तो I नॉट स्क्वायर अपॉन टी इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी अपॉन में 2 बाहर कर लो। तो जब हम 2 बाहर करेंगे तो हो जाएगा I नॉट स्क्वायर 2t। अब हम अलग अलग इनका इंटीग्रेशन करेंगे, बड़ा सा डब्बा सा ब्रैकेट लगाएंगे और dt तो लिखा ही जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 ओमेगा t और dt। यहाँ से कहानी थोड़ा आराम से सीखिएगा, कोई दिक्कत होने वाली बात है नहीं। I नॉट स्क्वायर अपॉन में 2t, dt का जो इंटीग्रेशन होगा 1 है तो 1 लगा सकते हो, ये हो जाएगा t। लिमिट अगर हम अप्लाई करेंगे 0 से t माइनस cos ओमेगा t का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है साइन 2 ओमेगा t अपॉन में 2 ओमेगा। लिमिट अप्लाई करेंगे 0 से t, तो I नॉट स्क्वायर अपॉन 2t, t माइनस 0 1 अपॉन 2 ओमेगा बाहर कर लो, यहाँ लिमिट अप्लाई करो, तो साइन 2 ओमेगा t की जगह क्या हो जाएगा, t माइनस साइन 2 ओमेगा, यहाँ क्या हो जाएगा 0। तो I नॉट स्क्वायर अपॉन 2t, ये तो t बचेगा, माइनस का 1 अपॉन 2 ओमेगा, हाँ साइन 2 ओमेगा, t की जगह पर क्या होता है 2 पाई बाई ओमेगा, माइनस का यहाँ तो साइन 0 हो जाएगा। I नॉट स्क्वायर अपॉन 2t, t माइनस 1 अपॉन 2 ओमेगा, इनको निपटाओ, साइन 4 पाई पाओ, साइन 0 क्या होता है, साइन 91, तो साइन 0 0 है ना। अब I नॉट स्क्वायर अपॉन 2t, t माइनस 1 अपॉन 2 ओमेगा, साइन 4 पाई का वैल्यू भी 0 होता है, ठीक है। साइन 91 सही तो चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कोई समस्या नहीं होने वाली है। तो साइन ये भी 0, तो ये तो कहानी ख़त्म हो गई। बचना क्या है इसमें, बचना है I नॉट स्क्वायर अपॉन में 2t इंटू में t, ये तो बचेंगे ना, तो इनके साथ निपटा लेंगे। अब IRMS स्क्वायर इज इक्वल टू I नॉट का स्क्वायर अपॉन में 2, तो IRMS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I नॉट अपॉन में √2। अगर यही वैल्यू हमने निकाली होती किसके लिए, वोल्टेज के लिए, तो वो क्या हो जाता, VRMS इज इक्वल टू V नॉट अपॉन √2। इस वाले के लिए निकालने होते IRMS सेल वाला पोटेंशियल, तो E नॉट अपॉन में √2। इस वाले के लिए निकाले होते, सबके लिए, मतलब कोई टेंशन वाली बात नहीं, सबको लिख सकते हैं ऐसे। तो जहाँ तक उम्मीद है कि शायद आपको ये समझ में आया होगा, तो एक बार आराम से वीडियो को ऐसे रोक करके और आप इसको नोट कर सकते हैं। अगर डाउट बनता है तो आप पूछ सकते हैं कहीं पर भी, किसी भी समय, 24/7 हम आपकी समस्या के समाधान के लिए तत्पर हैं। रफ करा जाए क्योंकि आगे भी पढ़ना है।
चैप्टर का ये शुरुआत है। तो आगे हम जो पढ़ेंगे वो ये होगा कि फेज़ कैसे निकाला जाए, फेज़ डिफरेंस। फेज़ डिफरेंस तब आएगा जब करंट और वोल्टेज में कुछ अंतर हो चलने में, करंट और वोल्टेज में कुछ ना कुछ अंतर होना चाहिए। हम बात करेंगे फेज़ डिफरेंस की। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये मान लेते हैं वोल्टेज की है, ठीक, किसकी है ये, V का वैल्यू है कुछ भी। तो यहाँ से जो V की इक्वेशन बनेगी वो बनेगी V बराबर V0 साइन ओमेगा t। और मान लेते हैं यहाँ से कुछ मतलब कोई वैल्यू चल रही है और वो हम मान लेते हैं किसकी है, करंट की। तो जब नीचे से वैल्यू चलेगी तो उसका मतलब होगा कि वो बिहाइंड चल रही है एक दूसरे के। I0 साइन ओमेगा t कितना मान लेते 5 डिग्री पीछे चल रही है, वो बिहाइंड चल रही है। और जब यही डैश डैश आपका इस तरीके से बन जाए, ऐसे चले, तब हम क्या कर रहे हैं, ये लीड कर रहा है। यहाँ पर क्या लग जाएगा, तब प्लस लग जाएगा। किसको लीड कर रहा है, करंट को लीड कर रहा है। कौन, वोल्टेज। पहले क्या था, वो करंट बिहाइंड था, पीछे था, किससे, वोल्टेज से। तो इस तरीके से हम फेज डिफरेंस को भी डिफाइंड कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सर्किट, क्योंकि ये रिवीजन है तो रिवीजन की तरीके से चलेगा और इसके हम न्यूमेरिकल भी आपको सारे टाइप वाले लगवाएंगे, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अब आपकी जो हेडिंग पड़ेगी वो पड़ेगी टाइप्स ऑफ सर्किट की। हेडिंग होगी टाइप्स ऑफ एसी सर्किट। तो टाइप्स ऑफ एसी सर्किट में हम पढ़ने वाले हैं बहुत सारे प्रकार के सर्किट। व्हेन आर सर्किट तो हम शुरू ही कर देते हैं, फिर आगे आते रहेंगे, हम बताते रहें। व्हेन सर्किट कंटेनिंग ओनली आर, हेडिंग क्या रहेगी, व्हेन सर्किट कंटेनिंग ओनली आर, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर लेंथी वीडियो हो जाएगा तो आप लोगों का देखने का मन नहीं करेगा, कहोगे सर जो है 10-15 मिनट का ठीक, लेकिन तब भी बढ़ा जाने वाला है वीडियो। एसी सर्किट में केवल कौन प्रेजेंट है भाई साहब, आर। ये जो सिंबल होता है वो आपका किसका होने वाला है, वोल्टेज का, एसी सर्किट में। तो वी नो दैट या वी नो दैट, क्या हम जानते हैं भैया, हम जानते हैं कि जो V बराबर होता है वो, अब इसमें देखो जो 3 सर्किट होने वाले हैं आपके LCR, जब सर्किट में सिंगल जब सिंगल L हो, जब सिंगल C हो, जब सिंगल R हो, तब आप जो है इसमें केवल V से तो दिया होगा आपको I बराबर I0 साइन ओमेगा t तक लाना है। मतलब वोल्टेज का इक्वेशन दिया होगा, आपको करंट का इक्वेशन बना करके लाना है। जैसे भी लाओ वो आपकी मर्जी, बस लीगली होना चाहिए, गलत सलत तरीके से नहीं होना चाहिए। ज़बरदस्ती नहीं कि आपने उठाया और रख दिया, कहानी खत्म। नो बेटा नो। तो V बराबर V0 साइन ओमेगा t। अच्छा, तो V बराबर क्या होता है, IR होता है, मानना पड़ेगा बेटा, होता तो है। अच्छा, R को नीचे फेंक दें तो V0 अपॉन R साइन ओमेगा t, ये लो, ये क्या बन जाएंगे, I0 बन जाएंगे। V अपॉन R होता है, अब I0 के साथ में होगा तो I0 हो गया, साइन ओमेगा t। पहली वाली कहानी ख़त्म। इसमें अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, मान लेते हैं यहाँ से थीटा कितना, ओमेगा t, तो यहीं पर कहीं करंट है, यहीं पर कहीं वोल्टेज है, दिखा दिया जाएगा इस तरीके से। और अगर वो रे वाला बनाया जाए तो ये मान लो वोल्टेज का चला है, एक ही जगह चलेगा, फिर वो आगे पीछे हो जाए वो अलग बात है। ये मान लेते हैं V का है, यहाँ पर ये I का है और यहाँ पर ये V, लेकिन इसमें कोई डिफरेंस नहीं है फेज़ का, दोनों ही एक ही जगह से चल रहे हैं, ठीक। तो ये आपका किसके लिए हुआ, जब व्हेन सर्किट कंटेनिंग ओनली R। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे व्हेन सर्किट कंटेनिंग ओनली C मतलब कैपेसिटेंस। तो C के लिए क्या होगा, एक छोटा सा नन्हा सा डायग्राम बनेगा, ये वाला। ये बनने के बाद में C, बाहर वाले बहुत चिल्ला रहे भैया,
पढ़ाने नहीं दोगे क्या? v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। वी हैव, शुरुआत कर देंगे, वी हैव v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब v बराबर कुछ याद करो, कैपेसिटर से कुछ होता था क्या? v बराबर Q अपॉन C होता था, v नॉट साइन ओमेगा टी। हम क्या करेंगे कि d बाई डी टी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा देंगे। क्यों करा दिए? क्योंकि इसके पीछे खेल होने वाला है। ये c इधर ले आओ, c v नॉट डी बाई डी टी साइन ओमेगा टी है, तो ये यहाँ पर तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब डी क्यू अपॉन डी टी आप लोग जानते हो करंट होता है, तो सी वी नॉट इसका जो डिफ्रेंशिएट होगा वो कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा होगा। ये इसका डिफ्रेंशिएट याद रखिए, इस चीज़ को मार्कर वार्कर उठा लें, देखें चल रहा हो कि नहीं। तो हुआ क्या, आई बराबर ये मल्टीप्लाई में ले आओ भैया, सी ओमेगा वी नॉट कॉस ओमेगा टी। अच्छा, आपको यहाँ पर एक चीज़ नहीं जाननी पड़ेगी, जानने को मिलेगी क्या? एक्स सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बारे में, जिसका फार्मूला होता है 1 अपॉन ओमेगा सी और ओमेगा हो जाता है 2 पाई एफ। तो यहाँ से कैपेसिटिव रिएक्टेंस का हमें फार्मूला पता चला कि 1 अपॉन 2 पाई एफ सी होता है। ये जहाँ पर 1 अपॉन ओमेगा सी होगा उसको हम एक्स सी लिख देंगे, और एक्स सी एक प्रकार का रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस है, लेकिन किसके कारण आया हुआ रेजिस्टेंस है? सी के कारण रेजिस्टेंस आया हुआ है। तो आई बराबर क्या था हमारा? अच्छा, जो सी ओमेगा है उसको देखिए, हम कुछ इसमें कारस्तानी करेंगे, 1 अपॉन ओमेगा सी और कॉस ओमेगा टी। तो आई बराबर वी नॉट और 1 अपॉन ओमेगा सी को हम एक्स सी लिख सकते हैं, कॉस ओमेगा टी। हम पहले ही कह चुके हैं ये रेजिस्टेंस है, तो वी अपॉन आर क्या होता है? आई होता है बाबू, आई नॉट होता है। अब भैया हमने कहा था कि आपको जो इक्वेशन समाप्त करनी है वो आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी पे समाप्त करनी है, और ये भाई साहब फंसे पड़े हैं, कॉस वाला हटाना तो पड़ेगा, हटाना तो पड़ेगा। इसको अच्छा हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, क्योंकि जो साइन 90 प्लस थीटा होता है वो हमारा कॉस थीटा और पॉजिटिव में कॉस थीटा होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आई नॉट साइन, अब ये दोनों पॉजिटिव हैं तो इधर लिख दें चाहे उधर लिख दें, कोई फ़र्क थोड़े पड़ने वाला है। देखिए बन गया, हमें करंट का वैल्यू मिल गया। आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। प्लस पाई बाई 2 का मतलब है कि जो कैपेसिटर में करंट होता है वह वोल्टेज को लीड करते हुए चलता है, कितना? 90 डिग्री। तो इसको अगर हम इस ग्राफ से दिखाना चाहें, ये मान लेते हैं इनका फिक्स वैल्यू है क्या? ओमेगा टी। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये कौन है भाई साहब? करंट है। ये जो वैल्यू है ये किसकी है? वोल्टेज की। और ये जो वैल्यू है ये किसकी है? करंट की। ठीक, और इसमें जो ग्राफ पे दिखाया जाएगा वो इस तरीके से, वोल्टेज तो अपनी ही जगह से दौड़ेगा, करंट लीड कर रहा है, यहाँ से ऐसे चलेगा। ये क्या है? V, और ये क्या है? करंट। इस तरीके से आपको ग्राफ को शो करना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पर ये 90 डिग्री लीड कर रहा है तो आगे की तरफ दिखाया जा रहा है, और जब हम L इंडक्टेंस लेंगे तो वो 90 डिग्री क्या करेगा? बिहाइंड चलेगा, पीछे की तरफ चलेगा। ठीक, तो अगली हेडिंग जो पड़ेगी व्हेन रेजिस्टेंस, नोट कर लीजिएगा आप लोग इसको। हर घड़ी हर जगह तेरा क्या लिखने वाले हैं हम? क्या होने वाला है? L। ये जो सिंबल होता है टोए 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 वाला, किसका होता है? L का होता है। V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। हाँ, तो इसमें हमको याद होगा कि E बराबर हम क्या लिखेंगे? V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है,
तो ये हमें इसमें क्या है कि पता हुआ है। अच्छा है पता, हाँ। तो ये जो पता है तो इसके बारे में हम अभी देखेंगे, आपको बताएंगे। तो इसमें होने वाला है आपके वैल्यू, जैसे कि हम अभी पीछे पढ़ के आए हैं कि E बराबर फार्मूला हो जाता था LdI/dt, है ना। तो यहाँ पर भी ये वाला E है तो वोल्टेज वो भी, ये वोल्टेज ये भी है, तो इसकी जगह पर क्या लिख दिया जाएगा LdI/dt, और यहाँ पर V0 sin ओमेगा t, dt उधर भेज दो भैया, V0 sin ओमेगा t एंड dt इंटीग्रेशन कर दिया जाएगा 0 से t, यहाँ पर 0 से i। तो इनका L बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से i और di, V0 बाहर उठा लो, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t और sin ओमेगा t एंड dt। ध्यान से देखिएगा ये Li बचेगा, Li ही तो बचेगा। V0 इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का cos ओमेगा t अपॉन ओमेगा। हमने कहा था इंटीग्रेशन जब होगा तो जो भी मल्टीप्लाई में होगा नीचे फट से आ जाएगा। Li इज इक्वल टू माइनस का V0 अपॉन ओमेगा, है ना, और cos ओमेगा t। तो I बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का V0 अपॉन ओमेगा L, और इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं, साइन π/2 माइनस ओमेगा टी। π/2 मतलब 90, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो उसको हम ये लिखा जा सकता है। माइनस लेकिन तकलीफ दे रहा है, उनको भी हम दूर करेंगे अभी। V0 ओमेगा L, हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो कॉमन लेने के बाद होगा क्या, जो चीज़ माइनस की थी वो प्लस की हो जाएगी और जो चीज़ प्लस की थी वो माइनस हो जाएगी। अच्छा, जैसे वहाँ पर हमने C के लिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस बताया था, ऐसे यहाँ पर आपका एक इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा जिसको हम XL से शो करेंगे, जिसका फार्मूला होगा ओमेगा L, और ओमेगा को हम लिख देते हैं 2πf और L। ठीक है, ये भी रेजिस्टेंस है, ध्यान रखिएगा किसके कारण उत्पन्न हुआ रेजिस्टेंस है, L के कारण, इंडक्टेंस के कारण। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I बराबर, इसको क्या लिख देंगे हम, I0 लिख देंगे, इसको XL लिख देंगे, चलिए लिख लेते हैं XL साइन ओमेगा t माइनस π/2। तो I बराबर ये हो जाएगा I0 साइन ओमेगा t माइनस π/2। ये हमारा यहाँ तक कहानी क्लियर हो गई। तो इसमें जो ग्राफ हैं वो वाले, उनको भी एक बार बता दिया जाए, नोट कर लीजिएगा आप। तो वोल्टेज तो अपनी जगह चल रहा है, पीछे से लेंगे यहाँ से हाँ, क्योंकि 90 डिग्री इसमें क्या है, 90 डिग्री पीछे की तरफ है, बिहाइंड है। ये वोल्टेज है और ये किसका है, करंट का। इसमें ये तो ओमेगा टी हो गए, और ये कितना डिग्री, 90 डिग्री, π/2। इसको थोड़ा बना लें, तो ये क्यों कौन शो कर रहा है, करंट, और ये कौन है, वोल्टेज। ठीक, तो इसको आप बना लीजिएगा, बढ़िया से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट बनता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, अगर नहीं बनता है तो बहुत अच्छा है। उसके बाद अब आपके जो 3 सर्किट बचे हुए हैं उसमें आपको ये सब, मतलब I बराबर I0 साइन ओमेगा t ये नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कंबाइन एलिमेंट आ जाएंगे। कंबाइन मतलब आपका LC होगा, आपका CR होगा, आपका LR होगा, LCR होगा। तो जब कंबाइन सर्किट होगा तो उसके लिए हमको इम्पीडेंस निकालना होगा। ये कौन सी चीज़ है, बात समझ लो। इम्पीडेंस निकालना होगा जिसको हम Z से शो करते हैं, और यह एक कंबाइन रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है। जैसे भाई आपका L था सिंगल तो आप XL लिख देते थे, आपका C था तो आप XC लिख देते थे, जब आपका R था तो आप R लिख देते थे। लेकिन जब L और R दोनों साथ में आएंगे तो उनका एक कंबाइन रेजिस्टेंस होगा जिसको हम बोलेंगे इम्पीडेंस, और ये होगा Z। बात समझ रहे हैं।
ठीक है। तो हमें जब कंबाइन रेजिस्टेंस होंगे तो जेड निकालना होगा और फेज डिफरेंस निकालना होगा, ये दोनों चीज़ें आपको निकालनी होंगी आगे के 3 सर्किट में। तो हम सोच रहे हैं कि थोड़ा चलो अच्छा बता ही दिया जाए, क्या है सोचे ज़्यादा। सर्किट में कौन सा हम इसको लिखेंगे एल आर सर्किट। तो एल आर सर्किट का डायग्राम क्या होगा, ये हो गया एल और फिर कौन सा है आर, एल हो गया और ये आर हो गया। इनके बीच जो पोटेंशियल होगा वी एल होगा, इसके बीच जो पोटेंशियल होगा वो वी आर होगा। यहाँ पर v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। हम ये तो जानते ही हैं कि भैया जो सीरीज़ में जब आपके एलिमेंट या रेजिस्टेंस जुड़े होते हैं तो उनका जो पोटेंशियल होता है वो अलग अलग होता है, लेकिन जो करंट होता है वो सेम होता है। इनका जो डायग्राम बनेगा देखो कैसे बनेगा। यहाँ पर इनका जो ऊपर की तरफ डायरेक्शन होगी ये वी एल की डायरेक्शन होगी और ये जो डायरेक्शन होगी वो वी आर की होगी और जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा वी होगा। कितने एंगल से, 5 एंगल से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनके रिजल्टेंट वेक्टर से पोटेंशियल हम निकालेंगे। तो वी स्क्वायर बराबर वी एल स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। ठीक, क्योंकि ये 90 डिग्री पर है रेजिस्टेंस है। तो वी स्क्वायर बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर और एक्सएल स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर और आर स्क्वायर। वी स्क्वायर बराबर आई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो वी स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर आई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये क्या हो जाता है जेड। यहाँ पर जेड जो बनाएगा पोटेंशियल, जो पोटेंशियल करंट ले रहा है वो कंबाइन रेजिस्टेंस के कारण हो रहा है यहाँ पर, इसीलिए इन्होंने जेड लिख दिया। अगर केवल एल के कारण होता तो हम एक्सएल लिख देते हैं, एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो जेड बराबर क्या हो गया, अंडर रूट एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जेड बराबर अंडर रूट ओमेगा एल का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, इम्पिडेंस आ गया। जब हम tan फाई निकालेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर बोले तो वी एल और अपॉन में वी आर। वी एल को क्या लिखेंगे आई एक्सएल और ये क्या लिखेंगे आई आर, एक्सएल अपॉन आर। ये आपके वैल्यू हो गई है। ठीक है, तो जो इनके बचे हुए टॉपिक हैं और विद न्यूमेरिकल के साथ में हम आपको कल क्लियर करा देंगे। आज के लिए इतना ही रखा जाता है। जय हिंद, जय भारत।